वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 11 मार्च और 10 और 11 मार्च से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही पिछली बार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और सोच क्लास की जो टाइमिंग है उसको भी बहुत कम से कम रखेंगे ना, कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सब ना पढ़ सकें यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है ना। आप सभी लोगों को मालूम है और आप लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि कब इंडिया जीत जाए। तो फिलहाल इंडिया जीत गई है और आपको ध्यान रखना है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो विजेता है वो कौन है, भारत है। भारत ने क्या किया, न्यूजीलैंड को हराया। किसको हराया? न्यूजीलैंड को। और कितने विकेट से हराया है? 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा करके भारत जो है विजेता बन गया है। और यही नहीं, भारत जो है ना वो तीसरी बार विजेता बना है। पहली बार 2002 में जीता था, दूसरी बार 2013 में जीता था और अब 2025 में जीता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अभी जो लास्ट टाइम पे आयोजित हुआ था ना वो 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। अब आप कहेंगे 4 साल पे आयोजित होना था तो 2017 के बाद सीधा 2025। तो ध्यान रखिएगा, बीच में कोरोना और कोविड की वजह से ना आयोजन हो नहीं पाया था इसका, ठीक है। और लास्ट टाइम पे जो हुआ था उसको किसने जीता था? उसको जीता था पाकिस्तान ने, ठीक है। और इस बार तो पाकिस्तान की ऐसी हालत खराब की है कि मतलब मैच भी उसके यहाँ पे हो रहा है ना। और उसके यहाँ पे कोई इंडिया खेलने ही नहीं जा रही है। चलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट है इस चैंपियंस ट्रॉफी से, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, और क्या है वो, कि इसका ना संस्करण कौन सा है, कौन सा एडिशन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका 9वां संस्करण है। और इसका शुरुआत कब हुआ था, पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1998 आप ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया चैंपियंस ट्रॉफी का। कहां कहां पर किया गया, मेजबानी किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान और यूएई में। जितने भी भारत के मैच हुए हैं वो सभी भारत के मैच कहां पर हुए हैं? दुबई में हुए हैं ना, यूएई के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, भारत गया ही नहीं पाकिस्तान खेलने के लिए। और यहाँ पे टोटल 8 टीमें थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी करके मतलब टीमों को डिवाइड किया गया था। 4 4 टीमें थी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर, टोटल तो 8 टीमें इसके अंदर। आपको ध्यान रखना है विजेता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है तीसरी बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है और इस बार 9वां संस्करण था। इसके पहले कब कब जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, एक बार तो 2002 में जीता था, है ना। और एक बार आपको ध्यान रखना है 2013 में जीता था, है ना। और अब 2025 में जीता है। उपविजेता की बात करें तो न्यूजीलैंड उपविजेता है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो जीतता है, जैसे इंडिया जीती है तो आपको मालूम है इसको कितने रुपए मिलने वाले हैं अवार्ड के अंदर? तो 20.8 करोड़ रुपए इसको लगभग मिलने वाले हैं, ठीक है। ये धनराशि जो है ये आपको ध्यान रख, इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इनाम की राशि है, कुछ और भी अगर कोई देना चाहे तो वो बाद में जाकर के और बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना 20.8 करोड़ रुपए विजेता टीम को राशि मिल रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल में मैच हुआ था उस मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तो रोहित शर्मा थे, इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करूं, यानी पूरे इस आईसीसी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं, तो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं वो बने हैं रचिन रविंद्र, और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक रन जो है वो रचिन रविंद्र ने बनाया है ना। 263 रन इन्होंने बनाए हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और सर्वाधिक विकेट जो लिया है ये भी न्यूजीलैंड के हैं, मैट हेनरी, इन्होंने टोटल 10 विकेट लिए हैं 4 पारियों के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैट हेनरी और रचिन रविंद्र जो दोनों सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन? मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और वो क्या है? वो ये है कि अभी ये तो 9वां संस्करण है। लास्ट टाइम पे जो 2017 मैंने बताया आपको, कहां पर? 2017 को पाकिस्तान ने जीता था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। अब जो 10वां संस्करण है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, 10वां संस्करण जो है ये कब होने वाला है? ये होगा 2029 में, 4 साल बाद 2029 में होगा। और इसकी जो मेजबानी करेगा, यानी इसका आयोजन कहां पर होगा? तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा अपने इंडिया में, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन भी आप बना करके रखिएगा अपने दिमाग में, है ना। पहले से ही बार बार आप रिवीजन चीजों को करते रहेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एक और चीज आपको यहीं पर ध्यान रखना है, और वो क्या है कि अभी एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया गया था इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो ऑफिशियल सॉन्ग था वो क्या था? जीतो बाजी खेल के। क्या था? जीतो बाजी खेल के,
ये जो है ये ऑफिशियल सॉन्ग था चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये जो ऑफिशियल सॉन्ग था इसको गाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा इसे गाया था आतिफ असलम ने। ठीक है, तो एक इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी दिमाग में बिठा के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की बात करें, है ना, या फिर एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का मतलब महिलाओं के टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, कबड्डी का टूर्नामेंट है, कबड्डी का मैच है, और ये जो खिताब जीता है एशियाई वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का, ये जीता है भारत ने। यानी भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती न्यूजीलैंड को हरा करके, एशियाई वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जो है ये भी भारत ने जीती, और किसको हरा करके, ये हरा करके जीती है ईरान को, है ना। कहावत है ना, आपने सुनी होगी ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये महिला टीम है हमारी, है ना, पुरुष टीम तो जीती है, ये कबड्डी में महिला टीम भी खिताब लेकर के आई है। बात करें तो भारत ने ईरान को 32-25 ये पॉइंट से हराया है। और ये जो आपका वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप हो रहा था ये कहां पर हो रहा था, तो ये ईरान के अंदर ही हो रहा था, ईरान ही मेजबानी कर रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसको देखिए एक बार ध्यान से। बात करें अगर यहाँ पर, तो इस एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का 6वां संस्करण था, है ना, 6th एडिशन। आयोजक कौन, तो एशियाई कबड्डी महासंघ इसका आयोजन कर रहा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान में है। और तेहरान किसकी राजधानी है, तो तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है। यानी तेहरान के अंदर मैच भी हो रहा था। आयोजन जिसका हुआ था कहां पर, तेहरान में ही आयोजन हुआ ईरान के अंदर। विजेता कौन, तो भारत इसका विजेता बना है। और 6वां संस्करण था ना, तो ध्यान रखिएगा 6 में से 5 बार तो अकेले भारत ने जीता है। कब कब जीता है, 2005 में, 2007 में, 2008 में, 2017 में, फिर अब 2025 में हुआ है ना। तो इतनी बार तो भारत अकेले जीता है, और इस बार ईरान को हराया है। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है। पूछा क्या जा रहा है कि असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदल करके क्या रखा गया है, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो आप समझ गए होंगे किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, रतन टाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर तो दिया गया है, मतलब नाम तो इनके रतन टाटा के नाम पे रख दिया गया है, लेकिन हुआ क्या था कि दरअसल असम में रतन टाटा के योगदान को सम्मानित करना इसका उद्देश्य था। क्योंकि असम को सेमीकंडक्टर हब बनाने का लक्ष्य रखा था किसने, रतन टाटा ने, मार्च 2024 में। बाद में फिर इनका निधन भी हो गया। तो निधन होने के बाद क्या हुआ कि अब इनको सम्मान देने के लिए ये जो चीज है इनके नाम पर रखा गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना चाहते थे किसको, असम को, लेकिन अब निधन होने की वजह से काम जो है थोड़ा स्लो हो गया है, पर बनेगा वो। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे रतन टाटा का, तो एक इंपॉर्टेंट ध्यान से चीज सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, याद आ रहा है किसी को, किसी को भी याद आ रहा है, यूनिवर्सिटी, इसका नाम भी बदल करके किसके नाम पर रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा रतन टाटा के नाम पर रखा गया था। अब तो आपको याद आ ही गया होगा, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रतन टाटा के नाम पर रखा गया था इनको सम्मान देने के लिए, है ना। तो एक ये भी ध्यान रखिएगा रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। रतन टाटा की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनको ना सन 2000 में क्या मिला था, पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, क्या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और वहीं पे सन 2008 की बात करें तो इनको ना पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इनको जल्द ही भारत रत्न भी दे दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल हकदार हैं ये भारत रत्न के। ठीक है, ये एक ऐसे इंसान है जिनको शायद ही कोई इंसान इनको हेट करता हो। आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना किसी को कि रतन टाटा को कोई मतलब हेट करता हो, है ना। बहुत अच्छे इंसान। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अभी हाल ही में बदले गए कुछ अन्य नाम की। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है ना। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। एक राजस्थान के अजमेर में फोय सागर झील है जिसका नाम बदल करके वरुण सागर किया गया, कहां पर, तो राजस्थान के अजमेर में है ये झील। फिर अभी हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 ये
हॉल ने क्या किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, हॉल ने इसका नाम बदल करके क्या किया है, यशस कर दिया। ये दरअसल एक ट्रेनिंग जेट था जिससे पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जोमेटो बोर्ड की बात करें तो इसका नाम बदल करके इटर्नल किया गया है। फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम जो है इसका नाम बदल करके क्या किया गया, विजय दुर्ग किया गया है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है फोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया गया है। तो ये सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं मैं, पहले इन सब चीजों को पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसको। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य की बात कर रहे हैं, माधव नेशनल पार्क को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, माधव नेशनल पार्क। यानी माधव नेशनल पार्क जो है ये 58वां जो है बाघ अभयारण्य बना है, टाइगर रिजर्व बना है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा माधव नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक और चीज की मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। यानी ऑलरेडी 58 में से 58 में से 8 टाइगर रिजर्व जो है अकेले मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। और यहीं पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सबसे ज्यादा जो बाघ है वो बाघ कहां पर पाए गए हैं, 785 बाघों की जो गणना हुई थी तो सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे। गिद्ध भी सर्वाधिक कहां पर भी जो जनगणना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, अपना क्या नाम है कि मध्य प्रदेश जो है वो 9वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बना है। क्या नाम है, माधव नेशनल पार्क। कहां पर है ये माधव नेशनल पार्क, एक बार ध्यान से और देखिएगा। माधव नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंदर ये स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। नवीनतम टाइगर रिजर्व की बात करें तो अभी 57वां यानी 57th जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर ही बना था, है ना। मध्य प्रदेश का ही ये 57वां टाइगर, ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व था, रातापानी। ठीक है। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मतलब आप देख रहे हैं यहां पर कब घोषणा हुई थी, ये 2024 में घोषणा हुई थी। और 2024 में ही 56वां टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के अंदर एक नाम क्या है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये भी 2024 में मतलब बनाया गया था। तो अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व नवीनतम है, यानी मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 57वां कौन सा है, 56वां कौन सा है। तो कम से कम ये 2024 में जो दोनों नए बने हैं ना, तो 2024 में दोनों नए, ये दोनों ध्यान रखिएगा। एक मध्य प्रदेश में 57वां और 56वां जो है वो छत्तीसगढ़ में। और अभी 58वां फिर से कहां पर बना है, तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की बात करें क्वेश्चंस की जो पिछले साल बार बार पूछे गए हैं, तो राष्ट्रीय पशु पूछा गया है। राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल, आपसे वो पूछा गया है आपका जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल, वो ध्यान रखिएगा बाघ है। पहले जो हमारा नेशनल एनिमल था वो क्या था, शेर था। 1975 में इसको बदल करके क्या किया गया है, 1975 में शेर को बदल करके बाघ कर दिया गया। पहले हमारा क्या था, शेर था राष्ट्रीय पशु, अब हमारा बाघ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये कई बार पूछा गया है। टाइगर का पैंथर मतलब ये वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और यहां पर ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये वही है बाघ। और बात करें तो पूरे विश्व में 70% से भी अधिक, मतलब 70% से भी अधिक पूरे विश्व में जो बाघ पाए जाते हैं वो अकेले कहां पर पाए जाते हैं, हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। पूरे विश्व का 70% से भी ज्यादा जो बाघ है वो हमारे अकेले भारत में पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अभी जो माधव नेशनल पार्क है इसकी जो घोषणा की है किसने की है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि माधव नेशनल पार्क 58वां टाइगर रिजर्व बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन हुआ है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नाम क्या है, अभ्यास खंजर 2025। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बार 12वां संस्करण है। आयोजन कब से कब तक, तो 10 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है और किर्गिस्तान में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर, किर्गिस्तान में किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें किर्गिस्तान की, कहां पर है किर्गिस्तान, ध्यान से देखिए, ये आप मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, यानी मध्य एशिया जो महाद्वीप है उसकी हम बात कर रहे हैं। मध्य एशिया के अंदर, एशिया महाद्वीप में, यहाँ पे एक छोटा सा लैंड लॉक देश दिख रहा है। ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ना,
ये वाला हिस्सा यही है आपका किर्गिस्तान। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और जूम किया जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस मैप के अंदर ये किर्गिस्तान है, बिश्केक इसकी राजधानी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आसपास के पड़ोसी देश आपको दिखेंगे, है ना। कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है ना। ये सब इसके क्या है, पड़ोसी देश हैं। इसकी राजधानी क्या है, बिश्केक इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा की बात करें, करेंसी की, तो सोम इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति की बात करूं तो सदीर जापारो जो है वो यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये एक आपको लैंडलॉक देश है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश है, लैंडलॉक, यानी चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ देश है। इस देश की कोई भी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है ये नागपुर में किया गया है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नागपुर के अंदर ये देखिए पीछे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है मिहान। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नागपुर के मिहान इलाके के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये आपका पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। और बात करें तो ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा ऑरेंज प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसको स्थापित किया गया कहाँ पर, नागपुर के अंदर, और पतंजलि के द्वारा किया गया है। अच्छा, ऑरेंज प्रोसेसिंग, अगर हम प्लांट की बात करें, प्रोसेसिंग फूड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम प्रोसेस करके कोई नई चीज बनाते हैं तो उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। जैसे अगर कहूं मैं कि गेहूं से क्या बनता है, तो गेहूं से अगर मैंने आटा बना दिया, या फिर गेहूं से मैंने क्या किया, बिस्किट बना दिया, मतलब आटे से ही तो बिस्किट बनता है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये प्रोसेस्ड फूड के अंदर आ जाएंगे। जैसे टमाटर है, तो मान लीजिए टोमेटो की बात कर लेते हैं, है ना। टोमेटो की बात करें, टमाटर की, टमाटर से हमने चटनी बना करके इसकी पैकिंग कर दी बेचने के लिए, तो ये क्या, ये प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेस्ड फूड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम किसी भी चीज की प्राइमरी चीज को उसको और कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, नागपुर के अंदर पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इजराइल के सेना प्रमुख कौन बने हैं। आपको पता है इजराइल अभी कभी हमास से युद्ध चल रहा है, कभी ईरान से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल के जो सेना प्रमुख है अभी नए कौन बने हैं, वो बने हैं इयाल जमीर। कौन बने हैं, इयाल जमीर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, इजराइल के नए सेना प्रमुख इयाल जमीर, आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मनन कुमार मिश्रा की, तो मनन कुमार मिश्रा के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मनन कुमार मिश्रा बने हैं। मासातो कांडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडीबी के क्या बने हैं, अभी हाल ही में हेड बने हैं, 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं एडीबी के, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाल ही में एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024, कंफ्यूज मत होइएगा कि 2025 चल रहा है तो 2024 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, 2024 वाला ही अवार्ड है जो अभी 2025 में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये किया गया है एंड्रू जी बार्टो को और रिचर्ड एस सटन को, इनका पूरा नाम है ना। अगर बात करें तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। पहले बात करेंगे एएम ट्यूरिंग अवार्ड की। एएम ट्यूरिंग अवार्ड क्या है इसके बारे में तो भी हम बात करेंगे ही करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एंड्रयू बार्टो को, यानी इनका पूरा नाम एंड्रयू जी बार्टो है। तो एंड्रयू बार्टो की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है अमेरिका के अंदर ना प्रोफेसर है, किसके अंदर, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोफेसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहां पर, मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। और ये भी अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी है अल्बर्टा यूनिवर्सिटी, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रिचर्ड सटन। ये दोनों ही अमेरिका के हैं और इन दोनों को मिला है एएम ट्यूरिंग अवार्ड। अब इस अवार्ड की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। किससे, कंप्यूटिंग का नोबेल, यानी कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसे ट्यूरिंग अवार्ड कहा जाता है, एएम ट्यूरिंग अवार्ड। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनको ये जो अवार्ड दिया गया है ये क्यों दिया गया है, दरअसल दोनों ही कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है दोनों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है आजकल, आप सभी लोगों को पता है एआई का जमाना है, और बात करें दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण योगदान और जो एल्गोरिथम संबंधी नींव पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। यानी एल्गोरिथम संबंधी नींव मतलब कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग होती है ना, तो उसके लिए एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है।
है ना, एक प्रोग्राम लिखा जाता है जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ये एआई और अच्छे से काम कर सके, उसी के लिए जो एल्गोरिथम की नींव इन्होंने रखी है, उसी के लिए इनको दिया गया है ये कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, एएम ट्यूरिंग अवार्ड। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एएम ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया है, दोनों का नाम ध्यान रखना है, और कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, एएम ट्यूरिंग अवार्ड को कहा जाता है। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें एएम ट्यूरिंग अवार्ड की, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, ये एसीएम के द्वारा दिया जाता है, यानी एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और कंप्यूटर विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान यानी कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार माना जाता है किसको, इस एएम ट्यूरिंग अवार्ड को। वहीं पे बात करें तो ये जो अवार्ड है, ये इसका नाम एएम ट्यूरिंग क्यों रखा गया है, आपके मन में आ रहा होगा ना, एएम का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ए का मतलब है एलन मैथिसन, एम का मतलब मैथिसन, और ट्यूरिंग आपको नाम ध्यान रखना है। दरअसल ये जो अवार्ड है, ये एलन मैथिसन ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो कि एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। पहली बार ये अवार्ड 1966 में दिया गया था, और इसके अंदर ना पुरस्कार राशि जो मिलती है, जो धनराशि मिलती है, जो प्राइज मनी मिलती है, वो $1 मिलियन मिलता है। और ये जो $1 मिलियन की जो पुरस्कार राशि मिलती है, इसको स्पॉन्सर कौन करता है, यानी कौन देता है इस राशि को, तो ध्यान रखिएगा गूगल देता है। कौन देता है, गूगल। तो ध्यान रखिएगा एएम ट्यूरिंग जो पुरस्कार है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यानी किसके नाम पर रखा गया है, किसके द्वारा दिया जाता है, और इस बार किसको दिया गया, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं, एक और चीज यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, लियू जियाकुन का नाम। लियू जियाकुन जो है आपको दिख रहे होंगे, है ना, इनका नाम अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है किसको, प्रित्जकर अवार्ड को। किसको, याद आ रहा आप लोगों को, प्रित्जकर अवार्ड 2025, है ना, प्रित्जकर अवार्ड 2025 जो है ये किसको मिला है, ये लियू जियाकुन को मिला है। और ये जो प्रित्जकर अवार्ड 2025 आप देख रहे हैं, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, यानी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्ट का नोबेल ये अवार्ड है, मतलब एक तरह का उसको संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फेडरल बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, ध्यान से देखिएगा, फेडरल बैंक की बात कर रहे हैं, और अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अगर किसी को बनाया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसे बनाया है, विद्या बालन को बनाया है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको याद हो अगर, तो दिलजीत दोसांझ के बारे में पढ़ाया था। दिलजीत दोसांझ जो है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ये लेविस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, है ना, लेविस के ग्लोबल एम्बेसडर। वहीं पे अगर हम बात करें लेविस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ हो गया। शुभनम गिल की बात करूं तो, अच्छा चलिए, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाई ही है। कमेंट बॉक्स में बताइए शुभनम गिल को ना किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना, हिंट दे रहा हूं, टायर कंपनी थी। चलिए, इस आज आपके ना पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर जो आपका जो मतलब जो आपका क्विज रहेगा, आज के क्विज में, टुडे क्विज में मैं यही क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है, आपके टुडे क्विज में मैं यही क्वेश्चन डाल रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, शुभनम गिल जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके पहले बात करते हैं विद्या बालन की। तो ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, यही है विद्या बालन, अभिनेत्री है ना, एक्ट्रेस है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, फेडरल बैंक की अगर हम बात करें, तो फेडरल बैंक की जो स्थापना होती है कब होती है, तो 1921 में फेडरल बैंक की स्थापना होती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। और ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो कोच्चि के अंदर है। कोच्चि कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, कोच्चि केरल के अंदर है, ठीक है, तो केरल के कोच्चि में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा फेडरल बैंक से ही रिलेटेड, कि अभी हाल ही में एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। किसने साझेदारी की है, सिडबी ने, इसके साथ, फेडरल बैंक के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चापचार कूट फेस्टिवल कहां मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है, ये एक तरह से देखा जाए तो आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। कोई भी फेस्टिवल या महोत्सव, ये ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बहुत हैं जो बार बार आपके स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनकर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में चापचार या कहीं पर चापचर लिखा हुआ है, बात एक ही है, चापचार हो या चापचर हो। जैसे आप कहते हैं ना दीपावली, कोई लोग बोलते हैं दिवाली, तो सेम वैसी है, चापचार या चापचर। तो चापचार कूट फेस्टिवल जो है ये मनाया गया है मिजोरम के अंदर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है।
बात करें यहाँ पर तो इस फेस्टिवल को मनाने की बात करें तो एक मिजो समुदाय है जो कहाँ पर रहती है, मिजोरम के अंदर रहती है। इस मिजो समुदाय के द्वारा ये जो फेस्टिवल है ये मनाया गया है। एक तरह का कृषि उत्सव है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत में ना तो झूम खेती का प्रचलन है। तो झूम खेती के लिए क्या करते हैं, कोई भी जंगल होती है ना वहां पे लगे हुए पेड़ पौधे, अब उन जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं क्या किया जाता है, इन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। काट करके जमीन को खाली कर दिया जाता है। इस जमीन को मतलब जो भी ये काटते हैं, जो भी ये लकड़ी इन सबको जला दिया जाता है। फिर इस खाली जमीन पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। और फिर क्या करते हैं, अगली बार कहीं और खेती कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है झूम खेती। तो यहाँ पर अभी जंगल को काट करके जलाने के बाद खेती से पहले का जो टाइम है उसी के दौरान ये लोग मनाते हैं इस चापचूर फेस्टिवल को। एक तरह का ये कृषि महोत्सव है आपका। कहां पर मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसे शॉर्ट में एनएमडीसी कहते हैं, अगर फुल फॉर्म देखा जाए एनएमडीसी की तो क्या हो जाएगी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन बने हैं, सीएमडी कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा अमिताभ मुखर्जी का नाम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, ये आप देख रहे हैं अमिताभ मुखर्जी को। और बात करें एनएमडीसी की तो ध्यान रखिएगा ये भारत सरकार की एक पीएसयू कंपनी है ना, जिसके अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, अमिताभ मुखर्जी बने हैं। और इस एनएमडीसी की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। अच्छा, अंजू राठी राणा से नाम कुछ याद आ रहा है, भारत की पहली महिला कानून सचिव या विधि सचिव आप कह सकते हैं, अभी कौन बनी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंजू राठी राणा बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है। डॉक्टर मयंक शर्मा का नाम याद आ रहा है आपको, डॉक्टर मयंक शर्मा जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं, सीजीडीए शॉर्ट में कहा जाता है, क्या रक्षा नियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, डॉक्टर मयंक शर्मा बने हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने अस्त्र MK3 मिसाइल का आधिकारिक नाम क्या रखा है। देखिए अभी ना अस्त्र MK3 जो है इस मिसाइल का नाम बदल दिया गया है। इस मिसाइल का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है, तो आपने महाभारत देखी होगी या महाभारत की कहानी सुनी होगी, तो महाभारत के अंदर एक अर्जुन का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना, भगवान श्री कृष्ण के फेवरेट शिष्य थे ये और अर्जुन के सारथी भी थे। अर्जुन के जो धनुष का नाम है उस धनुष का नाम क्या था, गांडीव नाम था। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, गांडीव। इसी धनुष के नाम पर रखा गया है अस्त्र MK3 का नाम, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है, गांडीव जो है इसका नाम बदल दिया गया है, अस्त्र MK3 का जो नाम बदल करके आधिकारिक तौर पे अब गांडीव रखा गया है। और बात करते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, ये MK3 या अस्त्र MK3 या गांडीव क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है ना। और इसका जो वजन है वो 154 किलोग्राम है, 3.8 मीटर इसकी लंबाई है और 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी स्पीड की बात करूं तो मैक 2.0 से 3.6 के बीच इसकी स्पीड है। ध्यान रखिएगा ये अभी ना इसके अंदर और भी बहुत से वर्जन हैं, तो हर वर्जन में आपको इन चीजों में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो वर्जन है, जो अपडेटेड है, वो यही वाला है जिसकी लंबाई, रेंज, किलोग्राम मतलब कि वजन, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, बस ये ध्यान रखना है कि हवा से हवा में मार करने वाली क्षमता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है ना, और इसकी रेंज कितनी है, बस ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो अभी शाश्वत मिथिला महोत्सव इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है अमित शाह ने, है ना, जो हमारे गृह मंत्री हैं, और इसका आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बात करें गुजरात की तो ध्यान रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025। ठीक है, इस महोत्सव को संबोधित किसने किया है, तो अमित शाह ने संबोधित किया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी रामास्वामी। अभी वी रामास्वामी का निधन हो गया है। कौन थे वी रामास्वामी, ये ड्रेस देख करके आप समझ गए होंगे कि या तो ये वकील होंगे या फिर ये न्यायाधीश होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका भी निधन हुआ है। और ये जो न्यायाधीश हैं ये छोटे मोटे कोर्ट के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, और इनका अभी 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कहां पर हुआ है, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई में इनका निधन हुआ है।
ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, है ना, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सिर्फ न्यायाधीश थे नॉर्मल, और 96 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मोंटेग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश का नाम आपको ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बन गए हैं, है ना, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं। कौन? प्रणव वेंकटेश। ये आप यहाँ पे इमेज देखिए प्रणव वेंकटेश की, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर थे और अभी इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा के अंदर मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, देखिए बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए त्रिपुरा के अंदर दो योजनाओं की घोषणा की गई है। नाम क्या है? एक है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और एक है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ये दोनों योजनाएं त्रिपुरा के अंदर बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए चालू की गई है। इसकी जो घोषणा है वो किसने की है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें शॉर्ट में क्या कहा जाता है? जेपी नड्डा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने इस दोनों योजनाओं की घोषणा की है। कहां पर? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, और आज आपके लिए टुडे क्विज के अंदर दो क्वेश्चन रखे गए हैं। एक क्वेश्चन क्या रखा गया है कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है ना। और एक और क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है आज? मैंने आपसे कहा था कि बताइए फटाफट कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दो क्विज है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इस इंडेक्स के अंदर आपको बताना है कि टॉप पर कौन है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है ना, और इसे जारी कौन करता है, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर टॉप पे कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या और जारी कौन करता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है आपको कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहां पर आयोजित किया है। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास के अंदर कि अभी एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर अभी मैंने आपसे जिक्र किया था जब मैंने ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया था फेडरल बैंक के। तो ध्यान रखिएगा, शुभनम गिल जो है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। पिछली बार मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और सभी बच्चों ने ना कमेंट बॉक्स में इसके ना बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही था। और लाइक का टारगेट रखते हैं, मात्र 100 लाइक मुझे चाहिए ताकि मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे, है ना। और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर इस चीज को शेयर कीजिए, इस वीडियोस को। और पीडीएफ जो है वो आपको कहां पर मिलेगी? एज इट इज टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है पीडीएफ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।